नमस्कार, लॉग इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। हम बिहार इलेक्शन के ऊपर लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं और आज मैं आपको बिहार चुनाव की वो सत्यता बताऊंगा, जिनके बारे में हमने कल जिक्र किया था। आज उसका ऐसा प्रमाण मिला है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अगली सरकार संभवतः किसकी बनेगी। हालांकि हम ज्योतिषी नहीं हैं कि हम प्रेडिक्शन करें कि किसकी सरकार बनेगी, पर संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है। कल हमने आपसे कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की कार के ऊपर पथराव हुआ और उनकी कार पे हमला हुआ। ऐसा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय में सबसे पहला आरोप लगाया। आज जानते हैं क्या हुआ? लखीसराय की पुलिस ने आज एक प्रेस नोट निकाला और उसने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की कार के ऊपर कोई पथराव नहीं। जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए सरकार के विजय सिन्हा, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी, विजय सिन्हा के सरकार के तहत आने वाली पुलिस ये प्रेस नोट निकाल के कह रही है कि विजय सिन्हा की कार के ऊपर कोई पथराव नहीं हुआ। क्या संकेत है इसका? ये संकेत तभी आते हैं जब अधिकारी सच बोलना शुरू करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि शायद चुनाव के बाद कुछ सत्ता में बदलाव होने वाला है। दूसरी खबर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आज सवेरे नीतीश की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई गई। अब तक नीतीश जी की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के पटना कार्यालय में नहीं थी। आज बहुत बड़ी तस्वीर लगी है वहां पे और नीतीश के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है। और दूसरा, पहली बार इस चुनाव में पहली बार कल के मतदान को लेकर के हर जगह से अब ये मांग की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने वाले लोग हों या चिराग पासवान के लड़ने वाले हों या उनके बाकी और जो सहयोगी दल हैं उनके चुनाव लड़ने वाले लोग हों, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सीट पर प्रचार के लिए नीतीश को भेजिए। अब तक नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का कहीं से मांग नहीं आ रही थी सिवाय जेडीयू जहां चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी, वहां वो कैंपेन करने जा रहे थे और घनघोर कैंपेन कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान उसको नहीं अपने यहाँ बुला रहे थे। अब चिराग पासवान की पार्टी के चुनाव लड़ने वाले जो बचे हुए लोग हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी को अपने यहाँ बुला रहे हैं। ये दो संकेत ये बता रहे हैं कि बिहार में क्या हो सकता है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो कल चुनाव हुआ उसके बारे में 65% चुनाव हुआ, 65% कल वोटिंग हुई और बिहार में एक जो लोगों से बातचीत करके एक सत्य पता चला है वो ये कि बिहार में जब भी 60% से ज्यादा वोट पड़ा है तो बिहार में लालू यादव की सरकार बनी है। पिछले जितने चुनाव हुए जब 60% से कम वोट पड़ा है तो दूसरी सरकार बनी है, लेकिन जब 60% से ज्यादा वोट पड़ा है तो लालू यादव की सरकार बनी है। इससे ये लग रहा है कि शायद जो आरजेडी का खेमा है, महागठबंधन का खेमा है, खासकर तेजस्वी यादव का खेमा है, वो बहुत मुतमईन है कि सरकार उसकी ही बनेगी और इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है। क्या ऐसा होने वाला है हमें नहीं पता, हम ज्योतिषी नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है ग्राउंड से, जो वहां के अपने नए संवाददाता, पुराने संवाददाताओं से बात करके, तमाम वहां के लोगों से बातचीत करके जो हमारे पास खबर आई है, उसको लेकर के हम ये विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जो वोट पड़े हैं, कल 121 सीटों के ऊपर वोट पड़े हैं। 122 सीटों, ये पहले चरण का वोट है और 121 सीटों पर जो वोट पड़े हैं उनमें किसको कितना वोट मिला होगा
ये अंदाजा बता रहे हैं। जेडीयू अंदाज कर रही है, यानी नीतीश जी की पार्टी ये अंदाज कर रही है कि उसको कल 40 सीटें मिलेंगी। जो सीट वो लड़े हैं, टोटल कल सीटें जो ली गई हैं, उनमें अ, नीतीश जी की पार्टी अपने लिए 40 सीटें मान रही है और तेजस्वी जी अपने लिए 70 सीटें कल मान रहे हैं कि वो 70 सीटें लगभग जीतेंगे। 1 मिनट में आपको बता दूं क्या अंदाजा है, मैंने अलग-अलग कागज रखे हुए हैं। तो जो एनडीए को 70 सीटें मिलेंगी, उनमें 40 सीट जेडीयू अपने लिए मान रही है और गठबंधन 80 में से 70 सीटें अपने लिए मान रहा है कि कल जीत होगी, जिसमें 70 सीटें तेजस्वी को मिलेंगी। मैंने आपको ये बता ही दिया है कि 121 सीटें के ऊपर कल चुनाव हुआ और 11 तारीख को चुनाव होगा 122 सीटों के ऊपर। जो जगह बची हैं जहां पर अब चुनाव होना है, एक तो मधुबनी बची है, मधेपुरा बची है, सीमांचल बचा है, शाहाबाद की कुछ सीटें बची हैं। अच्छा, शाहाबाद में कुछ क्षेत्रों में चुनाव हो चुका है, कुछ क्षेत्रों में अ, अभी चुनाव होना बाकी है, लेकिन पहले से माना जा रहा है कि शाहाबाद वाले इलाके में एनडीए की हालत बहुत खराब है। इसमें एक बड़ा कारण आरके सिंह का बयान भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 62,000 करोड़ रुपए का बिजली का घोटाला हुआ और इस उनकी खबर अ, एक बड़े चैनल के संवाददाता ने ही, मैंने कल आपको बताया था कि इसको ब्रेक किया और 2 घंटे तक ये खबर रही उस चैनल के ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर और उसके बाद वो हटा दी गई। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 62,000 करोड़ के घोटाले में एक व्यापारी का नाम ले लिया, जिसके दबाव में वो खबर हटा दी गई। तो आरके सिंह का बयान गाँव-गाँव में चर्चा का विषय बना है। ये कितना असर डालेगा चुनाव में, जहाँ जो बची हुई जगह हैं, जैसे सीमांचल है या मधुबनी है, मधेपुरा है, इन सब का पता नहीं और यहाँ पर एनडीए की हालत पहले से खराब है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नीतीश खेमा कल रात भर और दिन भर आज चर्चाएँ चली हैं। नीतीश खेमा ये तय कर रहा है कि आगे की लड़ाई उसे कैसे लड़नी है, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि नीतीश जी की सीटें भारतीय जनता पार्टी से कल का जो दौर चला है वोट का, नीतीश जी की सीटें ज्यादा आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये बहुत तेजी से चर्चा है कि इसका दोष कहिए, चूक कहिए, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है, जिन्होंने नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया और अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश, जिसमें मैंने आपको बताया कि नीतीश जी की तस्वीर बहुत बड़ी लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी में। आज सवेरे नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक के यहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है। अब मुझे पता नहीं, एक सवाल है कि क्या इस ये डैमेज कंट्रोल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं देर तो नहीं हो गई है इसमें? और अगर अमित शाह अभी कहते हैं कि हम नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये माना जाएगा कि नीतीश के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ये सरेंडर कर रही है। तो इस सारे खेल का असली दोष अमित शाह के ऊपर जा रहा है कि अमित शाह अगर ये नहीं कहते तो और नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित कर देते, तो हर हालत में बाजी एनडीए के हाथ में रहती। लेकिन अब एक कल की वोटिंग ने नीतीश को भी एक अलग रास्ता दे दिया है कि वो क्या सोचें, क्या नहीं सोचें और उनके खेमे में बात चल रही है कि हम दूसरे चरण का चुनाव देखने के बाद हम ये तय करेंगे हम किसके साथ जाएँ। क्योंकि अमित शाह ने जब उनको मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया, तो फिर नीतीश के हाथ में है कि वो ये तय करें कि वो चुनाव के बाद क्या फैसला लेंगे। नीतीश जी के बयान भी अभी बहुत ऐसे नहीं आ रहे हैं जिससे लगे कि वो एनडीए के साथ है। कोई बयान नहीं आया है, बल्कि जिस तरीके से कल रात उनके घर पे मीटिंग हुई और उन्होंने इंटेलिजेंस के लोगों से या अपनी पार्टी के लोगों से डबल क्रॉस किया, पुराने लोगों से डबल क्रॉस किया फ़ोन करके कि हम कल की वोटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, तो सबने उनको ये कहा कि आपकी सीटें
आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी ने एक गलती की, जो तेजस्वी के लोग मानते हैं कि हमने कांग्रेस को 66 सीटें देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। तेजस्वी का ये मानना कि हमने गलती कर दी, तो वो उतनी ही बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को 29 सीटें देकर के कर दी। कल के वोट में जो पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी भी अंदाज लगा रही है और शायद चिराग पासवान तो नहीं लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदाजा लगा रही है कि चिराग पासवान को कल के वोट में, जो पहले चरण का वोट 122 सीटों का हुआ, 121 सीटों का हुआ है, उसमें उनको सिर्फ 1 सीट मिलेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें मिलेंगी। बाकी उनके हाथ से सीटें निकल जाएँगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हमने चिराग को इतनी सीटें देकर के गलती की क्या? हुआ ये है कि जो नीतीश कुमार जी का जो कैडर है जेडीयू का, नेता नहीं, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कन्फर्म करके, कि उसका जो कैडर है उसने ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं कुछ एक चालाकी चल रही है कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री न बनाया जाए और अपनी सीटें ज़्यादा लाई जाएँ और जेडीयू की सीटें कम हों। तो उसने अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफ़र नहीं किया। उसने अपना वोट साइलेंट रखा, अपने ही लोगों को वोट दिलवाया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी तरफ जेडीयू का जो कैडर है, उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये मान के वोट नहीं दिया उनके कैंडिडेट को, जो कल के चुनाव में खड़े थे, कि ये लोग तो नीतीश को बनाएँगे नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आ जाती है और हम कम रहते हैं, तो ये नीतीश कुमार को हटा देंगे मुख्यमंत्री पद से। इसलिए जेडीयू ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी की जगह तेजस्वी यादव को या आरजेडी को ट्रांसफ़र कर दिया। और वहीं आरजेडी ने ये मान के कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है और जहाँ वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जेडीयू के लोग भी खड़े हैं, वहाँ उसने जेडीयू को अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोनों ने एक-दूसरे की मदद की और कुल मिलाकर के हालत ये है कि इस समय नीतीश के यहाँ भी तेजस्वी यादव को लेकर के एक खुशनुमा माहौल है और तेजस्वी यादव के यहाँ भी खुशनुमा माहौल है। अगर तेजस्वी यादव को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, यानी महागठबंधन को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, शायद कांग्रेस की वजह से, तो वो नीतीश के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। और उस समय क्या समझौता होगा मुझे नहीं पता। ये भी हो सकता है कि पहले नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो थोड़े दिनों के बाद पद छोड़ दें और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएँ। ये संभावना हो सकती है। नीतीश खेमा जो 9-11 तारीख की वोटिंग है, उसके लिए अपनी रणनीति ऐसी ही बना रहा है कि वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी, खेमे का मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, नेता नहीं, कार्यकर्ता। जेडीयू का चुनाव नेता नहीं लड़ रहे हैं, जेडीयू का चुनाव नीतीश कुमार खुद लड़ रहे हैं और जेडीयू का चुनाव जेडीयू का कार्यकर्ता लड़ रहा है। इसलिए ये मान के चलिए कि अ, हालत बहुत अजीब है बिहार की और ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं गया। और मैंने आपसे कहा कि 60% से ज़्यादा जब भी वोट पड़ा है बिहार में, बिहार का इतिहास कहता है पिछले चुनाव का कि लालू यादव की सरकार बनी है, तो क्या इस बार तेजस्वी को इसका फ़ायदा मिलेगा? ये सवाल है। अच्छा, फिर हाँ, कई सारे समाज हैं जिनका वोट पता नहीं किधर जाएगा। जैसे मधुबनी वाला इलाका है, वहाँ पर वैश्य समाज बहुत नाराज़ है क्योंकि वैश्यों को सीटें नहीं दी गई हैं। कुशवाहा समाज क्या करेगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा जातियों का भी मसला है, तो इन जातियों में वो जातियाँ जिनको कुछ नहीं मिला है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो किसको वोट देंगी अभी तक कुछ पता नहीं। जन स्वराज, जो दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, यहाँ पर जन स्वराज का बहुत असर है, प्रशांत किशोर का बहुत असर है और प्रशांत किशोर को एक बात के लिए शाबाशी देनी पड़ेगी कि उन्होंने गाँव-गाँव कैंपेन किया, जिसकी वजह से वोट बढ़ा। तो बहुत जो वोट बढ़ा है बिहार में महिलाओं का, उसमें 3 तरह का वोट है। एक तो वो वोट है जो नीतीश कुमार का पारंपरिक महिलाओं के भीतर वोट है, जो रिजर्वेशन और उनके महिलाओं को 10,000 रुपए वाला जो उन्होंने अभी म म दिया है कि हम 1,41,000 और आगे देंगे, एक तो वो वोट है। लेकिन दूसरा वोट उनसे छिटका भी है। वो वोट छिटका है मज़दूरों के, गरीब मज़दूर की पत्नियों का वोट।
क्योंकि वो कह रही हैं कि जब से शराब वहाँ पर पुलिस ने बाँटनी शुरू की है और नशाबंदी का जो अ, न नीतीश कुमार जी ने जिस ढीलेपन से उसको देखा, उससे बिहार में हर जगह शराब बहुत आसानी से मुहैया है और मज़दूर उस शराब को पीने लगा है खुल कर के, उसको शराब मिल रही है और वो घर आकर के अपनी बीवियों को बुरी तरह पीटता है। वो लोग नीतीश जी से नाराज़ है कि उन्होंने शराबबंदी में इतनी ढील कैसे दे दी। पुलिस अमल नहीं कर रही है तो पुलिस को उन्होंने सज़ा नहीं दी, क्यों नहीं दी पता नहीं। लेकिन एक तो वो, दूसरा ये कि जो अपर जो ऊँची जाति की महिलाएँ हैं, वो बिहार में निकलने में बहुत डर रही हैं। उनको लगता है कि कब उनकी लूट हो जाएगी, उनका अपहरण हो जाएगा और बिहार में पिछले दिनों ऐसा हुआ भी है कि महिलाओं के साथ बहुत अ, न दुर्भावनापूर्ण केस हुए हैं। बहुत क्रूर और गंदे केस हुए हैं। जिसका ज़िम्मा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जा रहा है और वो नीतीश जी नहीं सँभाल पा रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमान तबका एकजुट हुआ है तेजस्वी के पक्ष में, क्योंकि मिल्ली काउंसिल ने जो अपना व्हाइट पेपर निकाला, उस व्हाइट पेपर ने मुसलमानों के बीच में बहुत असर डाला है और वो जो 14 या 15 पॉइंट हैं, उनमें हर एक में ये कहा गया, 1 पॉइंट तो मुसलमानों के पक्ष में है, बाकी सब उनका पूरे बिहार के लोगों को एड्रेस है, दिल्ली काउंसिल के व्हाइट पेपर में। और किसी ने व्हाइट पेपर निकाला नहीं, उन्होंने निकाला है। जमात इस्लामी ने भी एक घोषणा पत्र निकाला है। वो घोषणा पत्र भी लोगों के बीच में घूम रहा है और कमोबेश वो दिल्ली काउंसिल के व्हाइट पेपर जैसा ही है। तो मुसलमान वोट एकजुट है, जो कहीं पर भी जो पहले अंदाज़ा था कि थोड़ा नीतीश कुमार के साथ जाएगा, वो अब पूरा का पूरा तेजस्वी की तरफ जा रहा है। नीतीश जी की तरफ मुस्लिम वोट नहीं जा रहा है। उनके जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको शायद भले ही मिल जाए, लेकिन जेडीयू को आम तौर पर जिस तरीके से पहले एक तरफ़ा वोट मिलता था, वो नहीं पड़ेगा। ये भी नीतीश के ऊपर एक आरोप है कि उन्होंने इमारत-ए-शरिया जो वहाँ का बहुत बड़ा इदारा है, उसमें तोड़-फोड़ कराने की कोशिश की, उसको बँटवारा करवाने की कोशिश की और अपने एक आदमी के ज़रिए उसके 2 हिस्से करवा दिए। बहरहाल, क्या होता है ये तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो खबरें हैं, उनसे आपको हम शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से अब इसमें पहला अ, जो सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है, वो चिराग पासवान को होने जा रहा है। एक और नौजवानों की बात जो अ, ज जिसको हम 18 से लेके 26 की उम्र के नौजवान कहते हैं, वो इन बहुत सारी चीज़ों से अलग हैं और वो बेरोज़गारी को अपना मुद्दा मान रहे हैं और वो बेरोज़गारी के ऊपर ही वोट दे रहे हैं और हमने कल वोट देते हुए देखा, जितनी क्लिपिंग्स आई, जो टेलीविज़न के लोगों ने दिखाया, जो नहीं छुपा सकते थे, वो कुल मिला के उसमें बहुत सारे लोग कहते आए कि हम दे रहे हैं वोट बेरोज़गारी खत्म करने के लिए, हम रोज़गार के लिए वोट दे रहे हैं। ये लगभग हर जगह कॉमन एक बात आई। महिलाओं में भी जो लड़कियाँ हैं, वो लड़कियाँ पूरी तौर पर नीतीश जी के साथ हैं। लेकिन जन स्वराज ने महिलाओं के एक बड़े वोट को अपनी तरफ खींचा है और महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा जन स्वराज के उम्मीदवारों को मिला है। जन स्वराज के कितने उम्मीदवार जीतेंगे हम नहीं कह सकते, हो सकता है 10 जीतें, 20 जीतें, 25 जीतें, इससे ज़्यादा शायद नहीं जीतेंगे क्योंकि कल टेलीविज़न ने तो ये माहौल बनाया है कि कहीं पर भी उनको जन स्वराज के लिए वोट देने वाली लाइन नहीं दिखाई दी। वहाँ लाइन दिखाई दी, जो या तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को चुनाव वोट दे रहे हैं या आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश के मुकाबले जन स्वराज की लाइन कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन आज पता चला कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने वोट जन स्वराज के उम्मीदवारों को डाला है। तो ये किसको नुकसान पहुँचाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को, एनडीए को नुकसान पहुँचाएगा या महागठबंधन को, तेजस्वी के नेतृत्व वाले गठबंधन को नुकसान पहुँचाएगा या कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगा, पता नहीं। कांग्रेस के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस को अभी भी इस पिछले चुनाव को उसने ढीले ढंग से देखा ही देखा, लिया। अगले चरण में भी कांग्रेस कैसा करती है पता नहीं। उसकी 5 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें आ जाएँ या 20 सीटें आ जाएँ तो बहुत है। लेकिन जितनी सीटें कम होंगी, वो तेजस्वी का नुकसान है। उसी तरह चिराग बैलेंस हो रहा है, चिराग पासवान की जितनी सीटें कम आएँगी, वो नीतीश के नेतृत्व वाले माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को नुकसान है। इसलिए कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि
पहला चरण ने एक एक सेट किया है उसने कि चुनाव महागठबंधन की तरफ जा रहा है। अगर पहले चरण का जो हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, इसमें 1% भी सच्चाई होगी, तो दूसरे चरण का जो चुनाव है, वो चुनाव कुल मिलाकर के महागठबंधन के पक्ष में ही जाना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन सबसे आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश जी अब नेतृत्व की पोजीशन में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब नेतृत्व की पोजीशन में नहीं है। आप जिसको कहते हैं लीडर की लीड करने की पोजीशन में नहीं है। अब पोजीशन लीड करने की में नीतीश कुमार जी आ गए हैं। अब नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा काम किया। पिछले जो लोग अंदाज नहीं कर रहे हैं, वो बीच में उन्होंने सारे बिहार का दौरा किया और हर जिले में जाकर के उन्होंने फीडबैक लिया कि आपके यहाँ क्या कमी है, क्या दिक्कत है। लोगों ने कहा हमारे यहाँ सड़क नहीं है, लोगों ने कहा हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गाँव में ये नहीं है, वो नहीं, सब कुछ नीतीश ने नोट किया और लौट के आए और उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में बजट को भी पास करवा करके जितनी मांगे उनके पास आएंगी उसमें से उन्होंने 80% पूरी कर दी। तो लोगों को ये लग रहा है कि अगर नीतीश दोबारा आएंगे तो हो सकता है ये सारी चीजें जो नीतीश कह रहे हैं दोबारा पूरी करें। तो नीतीश का ये जो कदम है, ये भी नीतीश को लीडरशिप की श्रेणी में ले आया है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे कहीं नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि मैंने कल भी, मुझे पता नहीं आपसे मैंने कहा था कि नहीं कहा था, विजय सिन्हा तो शायद हार ही रहे हैं। आज का जो इशारा बता रहा है कि जिस तरह से उन्हीं की पुलिस महकमा कह रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर कोई पत्थरबाजी, झूठ बोल रहे हैं ये नहीं कहा, लेकिन कहा कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, ये घटना गलत है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी मुझे लगता है जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये 14 तारीख को ही पता चलेगा। पर आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। और इसका फिर मैं आखिर में कहता हूँ, इसका एक ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दोषी अगर कोई माना जा रहा है तो अमित शाह माने जा रहे हैं, या चूक उनकी मानी जा रही है। और अब क्योंकि आपने देखा हो, एक चीज और देखी होगी कि अमित शाह की सभाओं से और मोदी जी की सभाओं से या नीतीश जी की कई सारी सभाओं से लोग उठ के जाने लगते हैं। मोदी जी की सभाओं से भी लोग उठते हैं और अमित शाह की सभाओं से तो बिल्कुल ही उठते हैं। अमित शाह की कई सभाएं तो इसीलिए रद्द करनी पड़ी कि वहां भीड़ नहीं थी और वो नाराज हो गए लोग। अमित शाह को इस समय सौम्य रहना चाहिए, लेकिन वो चूंकि एक दमदार नेता है और दबंग नेता है तो वो नाराज भी हो गए, पब्लिक भी नाराज हो। तो कुल मिला के बिहार का ये जो पहला दौर है, ये पहला दौर ऐसा लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में गया है और नीतीश के पक्ष में गया है। भारतीय जनता पार्टी पीछे है, चिराग पासवान पीछे है। अब क्या होगा 14 तारीख को, ये हम 11 तारीख की जब वोट की एनालिसिस रात में करेंगे, क्योंकि दिन भर उस दिन भी मैं टेलीविजन पे हूँ, मेरे पास बहुत सारी खबरें आएंगी और आप में से बहुत सारे लोग मुझे बिहार की खबर देंगे। तो फिर पता चलेगा कि सचमुच 14 को क्या नतीजा निकलने वाला है। और उस समय भी वही नतीजा निकला जो हम अंदाजा कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि हम जनता की नब्ज समझने में सफल हुए। और अगर वो नतीजा नहीं निकला, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जनता का मन कोई भी पत्रकार नहीं भांप सकता, कोई सर्वे एजेंसी नहीं भांप सकती। जनता का मन सिर्फ जनता ही भांपती है। और जनता सबको कह रही है कि हम तुमको वोट देंगे, तुमको वोट देंगे, तुमको वोट देंगे। लेकिन जनता किसको वोट देगी ये सिर्फ जनता जानती है। और यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। बहुत सारे मजदूर गए वोट देने के लिए, क्योंकि ये अफवाह वहां पे फैल गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, आपका वोटर आईडी कैंसिल हो जाएगा, आपको भविष्य में कभी कोई मदद नहीं मिलेगी। और बहुत सारी जगहों से चुनाव स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, जबकि रेलवे विभाग कहता है कि हमने तो पहले ही 12,000 ट्रेनों की घोषणा कर दी थी। मैंने कल भी कहा था कि छठ के ऊपर 12,000 ट्रेनें हमें सड़कों पे कहीं गुजरती दिखाई नहीं दी, लेकिन जो 2-3 ट्रेनें इधर चली हैं, तो वो रेलवे कह रही है कि हमने उसी 12,000 ट्रेनों की जो घोषणा की थी, उन्हीं में हम ये ट्रेनें यहाँ लेके आ रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव का कहना है चुनाव स्पेशल आ रही हैं,
लोगों को घूस देकर के एक तरफ लाया जा रहा है और लौटाने के लिए तो जो लोग नहीं लौटेंगे, उन लोगों को भी अ, वो फिर किसको वोट देंगे या उनको टिकट नहीं दी गई तो कैसे होगा? मुझे पता नहीं। ये भी एक तरह की घूस है, लेकिन लोग इसको कैसे देखेंगे, पता नहीं। हाँ, जिन लोगों को 10,000 रुपए मिले हैं, उनमें बहुत सारे लोग वोट दे रहे हैं नीतीश को, लेकिन बहुतों को नहीं भी मिले हैं। जो नहीं मिले हैं, वो किसको वोट देंगे, पता नहीं। तो इसलिए 14 का नतीजा ही अंतिम फैसला करेगा, लेकिन ये भी मान लीजिए कि 14 को जो भी फैसला हो, कहानी 14 की वोट देने के बाद भी शुरू हो गई। जिस तरीके से बहुत सारे विरोधियों को अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुशलता से बैठाला, किसी को कुछ वादा किया, किसी को ऐसा कहते हैं लोग कि किसी को कुछ धन दिया, किसी को कुछ वायदे किए, किसी को पार्टी में पद देने की बात की, तो जितने बहुत सारे जो विद्रोही खड़े थे वो बैठ गए, बहुत सारे नहीं बैठे। उसी तरीके से जीतने के बाद किसकी किसका दिमाग चलेगा कि जीते हुए लोगों में देखें कि कौन किसके पास दोबारा जा सकता है। हो सकता है रीअलाइनमेंट भी हो जाए 14 तारीख के बाद कि बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव के बाद अपना गठबंधन बदल दें और हो सकता है बहुत सारी पार्टियाँ न बदलें, हो सकता है बहुत सारी पार्टियाँ टूट जाएँ। तो ये बिहार चुनाव का एक ख़ास बिहार चुनाव के बाद 14 तारीख के बाद अगले जो 1 हफ़्ते तक जो तमाशा चलेगा, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी तो जो रोक-थाम बता रहे हैं, लोग फिर भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो, मशीन के ऊपर पता नहीं लोग क्यों बहुत भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मशीन है, क्योंकि जितने भी मशीनों के बारे में लोग कह रहे हैं, वो लोगों के मन में घर कर गया है कि मशीन उनके वोट के साथ अन्याय कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार में आम चर्चा है ये। वोट चोरी का नाम चल रहा है, तो वोट चोरी तो तब होती है जब आप वोट दें और वोट ना पड़े उसको। लोग बताएँगे कि हमने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया। लेकिन हाँ, लोगों ने इस बार 65% से ज़्यादा मतदान किया है, जिसके लिए बिहार की जनता को बधाई देनी चाहिए। नतीजा क्या होगा नहीं पता, लेकिन वोट दिया 65% ने, ये तो सच्चाई है। इसको चुनाव आयोग भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं। तो हम 11 तारीख को इसका विश्लेषण करेंगे। कल हम फिर जो लोगों से हमारी बातचीत होगी बिहार को लेकर के, कई लोगों से हम कोशिश करेंगे कि पटना के एक बहुत बड़े सर्जन हैं, विश्वविख्यात हार्ट सर्जन हैं, उनको भी हम अपने यहाँ दावत दें और हम कुछ जर्नलिस्टों को भी दावत देना चाहते हैं जिन्होंने पटना चुनाव को देखा है कि वो क्या कह रहे हैं। तो हम जैसा होगा कल हम रात के 9 बजे आपसे बात करेंगे, तब इसको तय करेंगे कि हम किनको आपके सामने ला पा रहे हैं और आपको हम क्या खबर दे पा रहे हैं। लेकिन अब तक जो हमारे पास खबरें थी, हमने उनको बिल्कुल आपके सामने रखा। अब आपके ऊपर है कि उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। अपने आस-पास तलाशिए कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और हमें उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लाउड बोलेंगे में मैं संतोष भारती आपसे विदा लेता हूँ और बिहार चुनाव में इतनी बम्पर वोटिंग के लिए आपको बधाई देता हूँ और जो अगला चरण है जिसकी वोटिंग 11 तारीख को है, उसमें भी आप इसी तरह बढ़-चढ़ के ये वोट देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।